नमस्कार प्यारे साथियों, मैं निशान नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी यूट्यूब चैनल के ऊपर भारत की राज्य व्यवस्था की जो सीरीज है हम कर रहे थे। भारत की राज्य व्यवस्था के अंदर हम कंटिन्यू अनुच्छेद पढ़ रहे हैं। ठीक है, कंटिन्यू अनुच्छेद के अंदर एक एक करके भाग पढ़ रहे हैं। भाग के अंदर कुछ अनुच्छेद पढ़ रहे हैं, मतलब कि जैसे भाग नंबर 1 पढ़ा था तो 1 से 4 तक पढ़े थे। फिर 2 पढ़ा था तो 2 नंबर नागरिकता से संबंधित था, 5 से 11 पढ़े थे। फिर 3 नंबर मौलिक अधिकारों से संबंधित था, 12 से 35 तक को पढ़ा था। तो ऐसे ऐसे करके आज हम पहुंचे हैं भाग नंबर 9 के ऊपर। ठीक है, भाग नंबर 9 के अंदर मैंने भाग नंबर 9 से पहले 7 और 8 करवाया था। इससे पहले भाग नंबर 9 की एक क्लास मैंने आपको दे दी है, जिसके अंदर पंचायती राज से संबंधित जितनी भी समितियां थी उन सभी समितियों के बारे में मैंने आपको बताया है। चार समितियों के बारे में मैंने आपको बताया था। तो उस चार समितियों के बाद में जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, जहाँ पे यानी पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, तब 73वां संविधान संशोधन 1992 के अंदर बना था, 93 के अंदर लागू हुआ था। ठीक है, तो उस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला था। इससे पहले पंचायतों को भाग नंबर 4 के अंदर रखा गया था। भाग नंबर 4 के अंदर अनुच्छेद 40 के अंदर रखा गया था। भाग नंबर 4 के अंदर जब रखा था तो भाग नंबर 4 के अंदर रखने का ये मतलब था, अभी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर थी पंचायतें। यानी राज्य चाहेगा तो अपने राज्य के अंदर उन पंचायतों को लागू करेगा या पंचायत समितियों को लागू करेगा। अगर राज्य नहीं चाहेगा तो उन पंचायतों को लागू नहीं करेगा। भाग नंबर 40 अनुच्छेद नंबर 40 के अंदर ये बात है। अनुच्छेद नंबर 40 तब तक हम पढ़ते थे जब तक संविधान के अंदर संशोधन नहीं हुआ। फिर 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1993 के अंदर। ठीक है, इसके अंदर क्या कर दिया गया था, इसके अंदर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था। संवैधानिक दर्जा देने का क्या मतलब है, पंचायतों को पूरे देश के अंदर हर एक राज्य के अंदर लागू करना कंपलसरी कर दिया था। ठीक है, कौन से संविधान संशोधन के अंदर ये बात बोली थी, 73वां संविधान संशोधन किया था। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची के अंदर पंचायतों के 29 विषयों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, कितने विषयों का उल्लेख मिलता है, 29 विषयों का उल्लेख मिलता है। कौन सी अनुसूची के अंदर मिलता है, 11वीं अनुसूची के अंदर मिलता है। 11वीं अनुसूची संविधान के अंदर किस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। ये सभी बातें मैंने आपको इससे पिछली क्लास के अंदर बता दी गई थी। आज हम पढ़ते हैं जो अनुच्छेद 243 है। 243 के पार्ट बहुत है, मैंने आपको बताया था 243 के पार्ट हैं। 243 ए से लेके ओ तक तो चर्चा की गई है, यानी जो ग्रामीण पंचायतों के बारे में चर्चा की गई है। ओ के बाद में शहरी पंचायतों के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, ए से लेके आज हम पढ़ेंगे एफ तक भी। ए से लेके एफ तक क्या कुछ दे रखा है, तो शुरुआत करते हैं अनुच्छेद नंबर 243 का, पार्ट नंबर 1 यानी ए। ठीक है, इसके अंदर क्या दे रखा है, तो यहाँ पे देख लेना, ये अनुच्छेद और ये अनुच्छेद के अंदर क्या दे रखा है उन सब के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 243 के अंदर परिभाषाएं दे रखी है। ठीक है, सारे के सारे सिस्टम की। 243 ए के अंदर ग्राम सभा के बारे में बताया गया है। ग्राम सभा यानी ग्राम स्तर पर होती है ना, तीन त्रिस्तरीय ढांचा चलता है। कौन सी ग्राम स्तर पर होती है ग्राम सभा, उसके बाद में पंचायत समिति होगी ब्लॉक स्तर पर, और जिला स्तर पर कौन सी हो जाएगी, जिला परिषद हो जाएगी। त्रिस्तरीय ढांचा चलता है। ठीक है, त्रिस्तरीय ढांचा। इसके बाद में 243 बी के अंदर क्या आ जाता है, पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया है। ठीक है, फिर 243 सी के अंदर क्या आ जाता है, पंचायतों की संरचना के बारे में बताया गया है। और 243 डी के अंदर क्या बताया गया है, स्थानों के आरक्षण के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसके बाद में सेम कंडीशन आगे लागू होती है, 243 ई आएगा। 243 ई के अंदर बताया गया है पंचायतों की अवधि यानी पंचायतों के कार्यकाल के बारे में। 243 एफ के अंदर सदस्यों के लिए अयोग्यता के बारे में बताया गया, यानी सदस्यों के लिए कौन कौन से सदस्य अयोग्य होते हैं पंचायतों के चुनाव के लिए, उन सब के बारे में चर्चा की गई है। इन सबको डिटेल से पढ़ेंगे। फिर जी की पार्ट, जी आता है। जी के अंदर पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व यानी पंचायतों के कार्यों के बारे में बताया गया है जी के अंदर। 243 एच के अंदर पंचायतों द्वारा कर
अधिरोपित करने, यानी पंचायतें जो ग्रामीण स्तर पे पैसा वसूलती है वो किस किस कारण से पैसा वसूलती है, उन सब के बारे में बताया गया। आप देखो, अगर आप किसान फैमिली को बिलोंग करते हो ना, तो आपने देखा होगा कि किसान अपने जो जमीन होती है ना, जमीन के लिए मामला भरता है। तो मामला क्या है? मामला एक प्रकार का टैक्स ही होता है। ठीक है। पानी की जो बारी होती है ना, पानी की बारी का भी बिल आता है हर साल, तो वो क्या जाता है? वो एक प्रकार का टैक्स ही होता है। ठीक है। इसके बाद में 243 आई के अंदर वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन, यानी जो पंचायतों के लिए गठन किया गया है, किसका? वित्त आयोग का गठन किया गया है, उस सब की चर्चा है। 243 जे यानी 10 नंबर पार्ट के अंदर पंचायतों के लेखाओं की समीक्षा की गई है। फिर के अंदर पंचायतों के लिए निर्वाचन, यानी पंचायतों का निर्वाचन कैसे होगा, उन सब के बारे में बताया गया है। एल के अंदर संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना, इन सब के बारे में बताया गया है। एम के अंदर इस भाग का कतिपय यानी क्षेत्रों को लागू होना या न होना, किन किन क्षेत्रों के अंदर पंचायत का रूल रहेगा, वो सब बातें इसके अंदर बताई गई है। फिर एन के अंदर बताया गया है विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना, यानी किस किस कानून के अकॉर्डिंग पंचायतें बनी रहेगी, उन सब की चर्चा है। 243 ओ के अंदर निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन, यानी जब चुनाव होगा तो कोई भी ऐसा हस्तक्षेप नहीं करेगा। न्यायालयों को वर्जित किया गया है पंचायतों के चुनाव के अंदर हस्तक्षेप करना, तो वो सारा का सारा मामला 243 ओ के अंदर आ जाएगा। अभी 243 एक पढ़ते हैं, इसके अंदर क्या बताया है? इसमें ग्राम पंचायत, इसमें ग्राम सभा, पंचायत तथा पंचायत क्षेत्र, मध्यवर्ती स्तर तथा जिला की परिभाषाएं दी गई है। यानी 3 स्तरीय ढांचा चलता है। कौन कौन सा? एक तो ग्राम पंचायत होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो हो जाएगी ग्राम पंचायत। 2 नंबर क्या हो जाती है? 2 नंबर हो जाती है पंचायत समिति। क्या हो जाती है? पंचायत समिति हो जाएगी। 3 नंबर क्या हो जाएगी? 3 नंबर जिला परिषद हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? जिला परिषद हो जाएगा। इन 3 स्तरीय ढांचा चल रहा है वर्तमान के अंदर। ठीक है। अभी वर्तमान के अंदर ये त्रिस्तरीय ढांचा है, तो इन तीनों की जो परिभाषा है, यानी अगर आपको ग्राम पंचायत बोलना तो आप किस क्षेत्र को बोलोगे, कितना एरिया ग्राम पंचायत के अंदर होगा, ग्राम पंचायत के अंदर इतने वोटरों की संख्या होगी, उन सब मामलों के अंदर ग्राम पंचायत को परिभाषित किया गया है। और पंचायत समिति ग्राम पंचायत से बड़ा होता है। ये तो ग्राम मतलब कि बिल्कुल ग्रामीण स्तर पे होता है। पंचायत समिति आ जाएगी किसके अंदर? आ जाएगी ब्लॉक स्तर पे, यानी जहां पे एसडीएम बैठता है। ठीक है। ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति का गठन किया गया है। कुछ गांवों को मिलाकर या कुछ गांवों की पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का निर्माण होता है। और अंत के अंदर यानी जिला परिषद आ जाएगा। तो इन सब की जो परिभाषा है, इन सब की जो डेफिनेशन है, वो कहाँ पे मिलती है हमें? वो मिलती है अनुच्छेद 243 के अंदर। ठीक है। इस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। 243 के अंदर ग्राम पंचायत की और इन सब की परिभाषाओं के बारे में बताया गया है। अभी ग्राम सभा की परिभाषा पढ़ते हैं। ग्राम सभा किसे कहा जाता है? मतदाता सूची में पंजीकृत ग्राम के सभी मतदाताओं से मिलकर ग्राम सभा बनती है। यानी मतदाता सूची क्या होती है? आप देख लेना, किसी भी पंचायत, आप अगर राजस्थान के अंदर रह रहे हो तो आपका संबंध किसी न किसी ग्रामीण पंचायत या शहरी पंचायत से संबंध होगा आपका। ठीक है। तो आप जिस पंचायत के अंदर रह रहे हो, अगर आप 18 साल से ऊपर हो, आपका वोट बना हुआ है, तो आपका नाम उस ग्राम पंचायत की मतदाता सूची के अंदर होगा। यानी उस पंचायत का आप भी एक हिस्सा हो, आप भी एक वोटर हो। ठीक है। मतदाता सूची में पंजीकृत ग्राम के सभी मतदाताओं से मिलकर ग्राम सभा बनती है। ग्राम सभा को अनुच्छेद 243 के अंदर परिभाषित किया गया है, अर्थात ग्राम सभा एक संवैधानिक इकाई है। इस चीज का ध्यान रख लेना। वन लाइनर क्वेश्चन आ जाता है, ग्राम सभा कौन सी इकाई है? तो ग्राम सभा संवैधानिक इकाई है, यानी संविधान के अंदर ग्राम सभा का उल्लेख मिलता है। कहाँ पे मिलता है? अनुच्छेद और सॉरी भाग नंबर 9 के अंदर। और अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 243 के अंदर मिलता है। ग्राम सभा का उल्लेख भारत के संविधान के अंदर 2 जगह मिलता है। भाग नंबर 4 के अंदर भी मिलता है, अनुच्छेद 40 के अंदर, और भाग नंबर 9 के अंदर 243 के अंदर। 243 के अंदर कब मिला था? 243 के अंदर मिला था 73वें संविधान संशोधन के बाद में।
इससे पहले क्या था, इससे पहले भाग नंबर 4 के अंदर रखा गया था। भाग नंबर 4 के अंदर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा है, यानी राज्य चाहेगा तो पंचायतों को लागू करेगा, अगर राज्य नहीं चाहेगा तो पंचायतों को नहीं लागू करेगा। तो इसके बाद में पंचायतों को लागू करना हर एक राज्य के लिए कंपलसरी कर दिया गया था 1993 के बाद में। कब किया गया था? 1993 के बाद में। अनुच्छेद 243 ए के अंदर क्या बोला गया है? ग्राम सभा को पंचायती राज का बुनियादी ढांचा कहा जाता है, यानी ग्राम सभा जो सबसे निम्न स्तर होता है ना, उसे पंचायती राज का बुनियादी ढांचा यानी पंचायती राज की नींव के बारे में बताया गया है। यानी ग्राम सभा है जो पंचायती राज की नींव है। इन सब की चर्चा कहाँ पे मिलती है? 243 ए के अंदर इन सब के बारे में बताया गया है। ग्राम सभा की बैठक सरपंच बुलाता है। अच्छा, ग्राम सभा के अंदर ग्राम सभा का प्रधान कौन होगा? प्रधान तो सरपंच ही होगा, क्योंकि किसी भी पंचायत के अंदर देख लेना, सबसे बड़ा जिसे जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है वो कौन होता है? सरपंच होता है। सामान्यतः वर्ष में 4 बैठकें होती है। कौन कितनी होती हैं? 4 बैठकें। अभी देख लेना, बैठकें सामान्यतः 4 होती है, लेकिन कंपलसरी बैठक किस किस दिनांक को होगी? 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस, 1 मई यानी मजदूर दिवस, 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस, और 2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी की जयंती के दिन। लेकिन वर्ष में कम से कम 2 बैठकें होनी आवश्यक है। कंपलसरी कितनी होती है? सामान्यतः 4 बैठकें होती हैं। कब कब होती हैं? 26 जनवरी गणतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में, 1 मई मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में, और 2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी की जयंती होती है, तब इन बैठकों को किया जाता है। सामान्यतः 4 होती है। किस किस दिन होती है? इन इन दिनों पर होती है, लेकिन कम से कम 1 वर्ष के अंदर 2 बैठकें होनी जरूरी है। ठीक है, सामान्यतः 4 कर सकते हो, अधिक से अधिक कितनी भी कर सकते हो, लेकिन सामान्य है मतलब कि औसतन निकाले तो आपको 4 आवश्यक है। 4 के बाद में अगर आप कम से कम करोगे, जैसे अभी कोरोना आ गया था तो इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा था 2-3 साल तक लोगों को, तो उस कंडीशन के अंदर कम से कम आपको 2 बैठकें करनी होती है। ठीक है, तो यही बात बोली गई है। ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? सरपंच के द्वारा की जाती है, क्योंकि ग्राम सभा का वो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, सबसे बड़ा व्यक्ति होता है। ठीक है, सरपंच की अनुपस्थिति में, अच्छा 3 कंडीशन होती हैं। एक तो हो जाएगा सरपंच जिसको जनता के द्वारा चुना जाता है, एक क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा उप सरपंच जिसको सरपंच या पंच, और एक क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा वार्ड पंच। ये 3 होते हैं ग्राम पंचायत के अंदर। ठीक है, ये सबसे सीनियर होता है, ये उससे जूनियर, और ये सबसे जूनियर होते हैं। ठीक है, ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच करता है। सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच करता है। सरपंच व उप सरपंच दोनों ही अनुपस्थित हों तो सभा के सदस्यों में से कोई एक, यानी जो वरिष्ठतम अधिकारी होगा या वरिष्ठतम पंच होगा। अच्छा 3 ही होंगे ना, सरपंच होगा, सरपंच भी नहीं आया, उप सरपंच भी नहीं आया, तो बचे कौन? वार्ड पंच बचे। अभी इनमें से जो सीनियर होगा यानी वरिष्ठतम होगा वो क्या करेगा? ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता करेगा। ठीक है, अभी बैठकों का समय, यानी बैठकों का समय, किस दिन बैठक होगी, कितने बजे शुरू होगी, स्थान कहाँ पे होगी, तारीख का निर्धारण सरपंच के द्वारा किया जाता है। सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच करता है, तथा सरपंच व उप सरपंच दोनों की अनुपस्थिति में ग्राम विकास अधिकारी, जिसको आप वीडियो बोलते हो, वो करता है। ये देख लेना, बैठकों की अध्यक्षता वरिष्ठतम करेगा, वरिष्ठतम पंच यानी वरिष्ठतम ग्राम सभा का सदस्य। लेकिन स्थान कब बैठक होगी, कहाँ पे होगी, इन सब के बारे में जो अंतिम फैसला आएगा सरपंच का आएगा। सरपंच नहीं है तो उप सरपंच का आएगा, उप सरपंच नहीं है तो ग्राम विकास अधिकारी का आएगा। अच्छा 3 स्तर होते हैं। सबसे नीचे का स्तर कौन सा होता है? ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा के अंदर सबसे जो प्रशासनिक अधिकारी होता है, सबसे बड़ा, वो होता है वीडीओ, जिसको आप विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर बोलते हो या ग्राम विकास अधिकारी बोलते हो। फिर आता है ब्लॉक स्तर। ब्लॉक स्तर पर क्या होता है? पंचायत समिति। पंचायत समिति पे जो प्रशासनिक अधिकारी बैठेगा वो बैठता है एसडीएम। ठीक है, फिर आ जाएगा जिला स्तर। जिला स्तर पे जो प्रशासनिक अधिकारी या तो होगा जिला कलेक्टर, अगर जिला बड़ा है, जिला कलेक्टर को काम ज्यादा है, तो फिर प्रशासनिक अधिकारी उसका अलग से पद डिसाइड किया जाएगा, नियुक्त किया जाएगा उसको, जिसको बोलते हैं जिला परिषद आयुक्त बोला जाता है उसको। ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट के अंदर सरकारी कर्मचारी होगा। सबसे नीचे एसडी और सबसे नीचे वीडीओ, फिर एसडीएम और फिर डीएम।
ठीक है। ग्राम सभा की बैठकें दो प्रकार की होती है, संयुक्त बैठक तथा वार्षिक बैठक। संयुक्त बैठक कौन सी होती है? जब एक ही ग्राम पंचायत के दो गांवों के मध्य सीमा का विवाद हो, चारागाह के लिए विवाद हो। यानी अगर एक ही पंचायत के अंदर दो गांवों के मध्य विवाद हो तो दोनों गांवों को बुला के संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। वार्षिक बैठक कब होती है? यह बैठक पंचायती राज मुख्यालय पर होती है। यह बैठक नया वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के 3 महीने पहले बुलाई जाती है। अच्छा, वित्तीय वर्ष तो आपको पता होगा कब होता है? 1 अप्रैल से लेके कब तक होता है वित्तीय वर्ष? 31 मार्च तक होता है। कब तक होता है? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष होता है। ठीक है। इस वित्तीय वर्ष को जो शुरू होगा, शुरू होने से पहले वार्षिक बैठक बुलाई जाएगी, यानी साल के अंदर एक बैठक। अभी आ जाती है बारी गणपूर्ति और कोरम की। बैठक के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्य संख्या को गणपूर्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गणपूर्ति कहा जाता है। गणपूर्ति कुल सदस्यों का 1/10 होती है। जैसे किसी पंचायत के अंदर 100 सदस्य हैं तो 100 में से अगर बैठक बुलानी है तो 10 सदस्यों को बैठक के अंदर कंपलसरी होता है, जरूरी होता है। 10 सदस्य तो आने ही आने चाहिए। ठीक है। इसके बाद में 243 बी की बारी आती है। पंचायतों के गठन के उल्लेख के बारे में बताया गया है। प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर पंचायत समिति और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। यानी ग्राम स्तर का, पंचायत समिति का और जिला स्तर पर। ठीक है। तीनों का ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, पंचायत समिति हो जाएगी और जिला स्तर हो जाएगा, जिला स्तर पर जिला परिषद। जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम हो वहां मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन नहीं किया जाता, अर्थात वहां पंचायती राज का ढांचा है जो द्विस्तरीय रहता है। यानी ऐसा कोई भी राज्य है जिसकी जनसंख्या क्या हो? 20 लाख से कम हो। जिसकी जनसंख्या कितनी हो? 20 लाख से जनसंख्या कम हो। अभी 20 लाख से अगर आपकी जनसंख्या है तो आपके पास क्या होगा? ग्राम सभा होगी, या सॉरी ग्राम पंचायत। क्या होगी? ग्राम पंचायत होगी। और लास्ट के अंदर क्या होगा? जिला परिषद होगा। जिला परिषद होगा। यानी अगर आपकी जनसंख्या 20 लाख से कम है तो आपको जो पंचायत समिति है वो नहीं मिलेगी। क्या नहीं मिलेगी आपको? पंचायत समिति नहीं मिलेगी। इसको काट दिया जाएगा अगर आपकी जनसंख्या 20 लाख से कम है। कहाँ पे बात बोली गई है? 243 बी के अंदर। इस चीज के बारे में आपको पता होना जरूरी है। 243 सी के अंदर पंचायतों की संरचना का उल्लेख। राज्य का विधानमंडल विधि बनाकर पंचायतों की संरचना के लिए प्रावधान कर सकेगा। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत व मध्य स्तर पर खंड स्तर पर पंचायत समिति तथा सभी सदस्य प्रत्यक्ष मतदाता द्वारा, जबकि जिला स्तर पर जिला परिषद के सभी सदस्य राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि या कानून के द्वारा चुने जाएंगे। अच्छा, इस चीज का क्या मतलब निकलता है? राज्य का विधानमंडल, यानी विधानमंडल मैंने आपको करवाया था, दो सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। राज्य का विधानमंडल कहलाता है। राज्य का विधानमंडल विधि यानी कानून बनाकर पंचायतों की संरचना के प्रावधान कर सकेगा। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के अंदर सदस्य कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है सरपंच। कौन होता है? सरपंच। सरपंच को किसके द्वारा चुना जाता है? जनता के द्वारा ही चुना जाता है। दूसरा वार्ड पंच होता है, उसको भी जनता के द्वारा। यानी सरपंच होगा तो उसे कैसे चुना जाएगा? प्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। ठीक है। इसके बाद में आ जाता है पंचायत समिति के सभी सदस्य। अच्छा, ग्राम पंचायत का जो सरपंच होगा वो सरपंच पहले होगा और उसके बाद में वो पंचायत समिति का क्या होगा? सदस्य होगा। ठीक है। तो पंचायत समिति का सदस्य भी कौन है? सरपंच है। और ग्राम पंचायत का प्रधान भी कौन है? सरपंच है। तो इन सरपंच का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है, जनता के द्वारा किया जाता है। तो यही बात बोली गई है कि पंचायत समिति के सभी सदस्यों का चुनाव तथा ग्राम पंचायत के सभी प्रधानों का चुनाव यानी सरपंच का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है। तथा जिला स्तर पर जो जिला परिषद के सभी सदस्यों का राज्य विधानमंडल के द्वारा विधि बनाकर किया जाता है। यानी जिला परिषद के जो सदस्य होंगे उनका चुनाव राज्य के विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। ठीक है। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष यानी सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। इसका उपबंध राज्य विधानमंडल विधि बनाकर करता है। यानी इसके लिए जो कंडीशंस होती हैं, जो जैसे 21 वर्ष की आयु है, 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, ऐसे करके कुछ कंडीशंस होती हैं ना। तो किसने कंडीशन बनाई? राज्य विधानमंडल ने कंडीशन बनाई थी, कानून बनाकर। फिर उस कानून को मानना उस सरपंच का क्या होता है? दायित्व होता है। खंड स्तर के अध्यक्ष यानी प्रधान व जिला स्तर के अध्यक्ष यानी जिला प्रमुख का चुनाव निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से किया जाता है। यानी इनका जो चुनाव होगा वो निर्वाचित सदस्य होंगे ना, वो अपने में से, जैसे राज्य
विधानमंडल के अंदर विधानसभा चुनी जाती है तो विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, तो वो अपने में से किया जाता है ना। विधानसभा के सदस्यों का चुनाव तो जनता प्रत्यक्ष रूप से कर देती है, लेकिन जो अध्यक्ष का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे लागू होती है। खंड स्तर का अध्यक्ष और जिला प्रमुख जिसको आप बोलते हो, उनका चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? उनका चुनाव किया जाता है जो पंचायत के सदस्य होते हैं उनमें से अपने आप में से किसी एक को जिला प्रमुख और किसी एक को पंचायत समिति का प्रधान बना दिया जाता है। मध्यवर्ती पंचायत समिति एवं जिला स्तर पर लोकसभा राज्यसभा सदस्यों तथा विधानसभा विधान परिषद सदस्यों के प्रतिनिधित्व द्वारा किया जा सकता है। यानी मध्यवर्ती जो स्तर होगा जिसको पंचायत समिति एवं जिला स्तर पर लोकसभा राज्यसभा सदस्यों तथा विधानसभा विधान परिषद के सदस्यों का प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। यानी जो मध्यवर्ती होगा ना उसको लोकसभा तथा राज्यसभा तथा विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों का प्रतिनिधित्व भी दिया जा सकता है। मध्यवर्ती स्तर होता है वो सबसे पावरफुल स्तर होता है पंचायतों का। अगर क्वेश्चन आ जाए ना पंचायतों के 3 स्तर का जो ढांचा राजस्थान के अंदर चल रहा है, तो तीनों स्तरों में से सबसे महत्वपूर्ण या सबसे पावरफुल बॉडीज कौन सी है? तो वो मध्यवर्ती स्तर होगा, यानी खंड स्तर होगा, जिसको पंचायत समिति बोला जाता है। ठीक है। 243D यानी पार्ट नंबर 4 के अंदर आ चुके हैं। स्थानों का आरक्षण। आरक्षण की क्या बात होती है? जैसे अनुसूचित क्षेत्र होते हैं, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र होते हैं, तो उन क्षेत्र के अंदर जो पिछड़े वर्ग होते हैं ना, एससी और एसटी, उनको ऊपर लाने के लिए उनको आरक्षण दिया जाता है। महिलाओं को ऊपर लाने के लिए महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है। जैसे प्रत्येक पंचायत के अंदर 1/3 यानी 33% महिलाएं कैंडिडेट होंगी, या एक पंचायत के अंदर 50% महिलाएं कैंडिडेट होंगी। तो ऐसे महिलाओं की भागीदारी इन कामों के अंदर बढ़ती है। तो जैसे महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी तो वैसे वैसे क्या होता है, महिलाओं का आगे आना संभव होता है। 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति व महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, सदस्य व अध्यक्ष सभी पदों के लिए। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है, तो आपको बताना है 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति व महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आप सदस्य भी बन सकती हो और आप अध्यक्ष भी बन सकती हो। कोई किसी भी पद पे आप चुनाव लड़ रहे हो तो दोनों पदों के लिए आपको क्या दिया जाएगा? आपको आरक्षण दिया जाएगा। अनुसूचित जाति तथा जनजाति को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाता है। जनसंख्या के अनुपात का क्या मतलब है? जैसे किसी पंचायत के अंदर क्या होता है? पंचायत के अंदर 10 सीटें हैं, या पंचायत समिति के अंदर 10 सरपंच बनेंगे। अभी 10 सरपंचों में से क्या होता है? 33%, यानी 33% कितना हो जाएगा? 10 का 33% 1/3, यानी 10 में से 3 महिला कैंडिडेट होंगे सरपंच। ठीक है। क्या किया जाता है? सभी वर्गों में महिलाओं के लिए 1/3 यानी 33% का आरक्षण का प्रावधान दिया गया है, तथा 2009 में महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण की व्यवस्था है। यानी 10 में से 3 महिलाएं ऐसी होगी जो अनुसूचित जाति तथा जनजाति, 3 व्यक्ति ऐसे होंगे जो अनुसूचित जनजाति या जाति से संबंध रखते होंगे 10 में से, और 5 बंदे ऐसे होंगे जो महिलाएं होंगी, 5 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो महिलाएं होंगी। समझ में आ गई ना बात? आरक्षण के मामले में अगर आप एससी और एसटी से हो तो 10 में से 3 सीटें आपकी होगी, और वैसे महिला हो अगर हो तो महिलाओं की जनसंख्या कितनी होगी? 50% होगी। फिर चाहे आप एससी कैटेगरी से हो, ओबीसी हो, जनरल से हो, किसी से भी हो, कुल मिला के आपकी संख्या कितनी होनी चाहिए? 50% आपकी संख्या होनी चाहिए। ये बात कौन बोलता है? 243 का पार्ट नंबर डी के द्वारा बोली जाती है। डी के बाद में ई की बारी आती है, पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल। कार्यकाल के बारे में क्या बताया गया है? पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक होता है। प्रथम अधिवेशन का क्या मतलब होता है? जैसे मार्च 2020 के अंदर चुनाव हुए पंचायतों के, कब हुए थे? मार्च 2020 के अंदर, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। ठीक है। इसके बाद में कोरोना आ गया तो 6 माह तक आपकी कोई बैठक ही नहीं हुई, बैठक नहीं हुई। इसके बाद में आपकी बैठक होती है, जैसे 1 अक्टूबर को बैठक होती है। ठीक है। अक्टूबर को बैठक होती है। अगर आपकी 1 अक्टूबर को बैठक होगी तो आपके जो 6 माह आपने जो सरपंच का पद संभाला था, पंच का पद संभाला था, तो ये तो किसी काम का नहीं हुआ, क्योंकि आप जब घर से बाहर ही नहीं निकले तो फिर ये 6 माह थोड़ी ना काउंट होंगे। तो आपका कार्यकाल कब से शुरू होता है? आपका कार्यकाल 1 अक्टूबर से शुरू होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। यानी जब तक आप पंचायत के अंदर अपनी प्रथम बैठक नहीं कर लेते,
प्रथम बैठक से आपका कार्यकाल शुरू होगा। ऐसा नहीं है मार्च 2020 के अंदर चुनाव हुए तो मार्च 2025 के अंदर चुनाव करवा दो, ऐसा नहीं होगा। अगर आपकी बैठक 1 अक्टूबर 2020 को हुई है तो 1 अक्टूबर 2025 तक आपका कार्यकाल समाप्त होता है। ये बात इसके अंदर बोली गई है, ठीक है। पंचायती राज सदस्यों के लिए अध्यक्षों का कार्यकाल कितना होगा? पद ग्रहण से 5 वर्ष तक होगा। कितना होगा? पंचायती राज संस्थाएं, यानी पंचायती राज संस्थाएं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, 3 संस्था होती है, तीनों का कार्यकाल 5 वर्ष का। और तीनों के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल भी कितना होगा? 5 वर्ष का होगा। दोनों के अंदर अंतर है, इस अंतर को आप ध्यान से पढ़ लेना। पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व चुनाव करवाना आवश्यक है। जैसे 1 अक्टूबर 2025 को अगर किसी का कार्यकाल खत्म हो रहा है तो 1 अक्टूबर 2025 से पहले पहले आपको चुनाव करवाना है। यानी अगर सरपंच रिटायर्ड होगा या सरपंच का कार्यकाल समाप्त होगा तो कार्यकाल उसकी समाप्ति से पहले आपको नया सरपंच चुन लेना है, ठीक है। इस सब की चर्चा 243 ई के अंदर बताई गई है। इसके बाद में एफ की बारी आती है। एफ के अंदर पंचायती राज संस्थाओं की सदस्यता के लिए अयोग्यता, यानी अगर आपको पंचायती राज का सदस्य बनना है तो आपकी क्या कुछ अयोग्यता होगी। पंचायती राज संस्थाओं के लिए किसी भी स्तर पर चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष का होना आवश्यक है। यानी आपकी कम से कम आयु 21 वर्ष से ऊपर की होनी चाहिए, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन, अन्य योग्यता का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाएगा, यानी राज्य के विधानमंडल, विधान परिषद, विधानसभा के द्वारा किया जाता है। अभी वो क्या कुछ करते हैं तो उनको भी देख लेते हैं। जैसे क्या कुछ कानून बनाती है। 1995 के बाद अगर किसी व्यक्ति के 2 से अधिक संतानें हैं तो वह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित होगा। पहली बात, अगर आपको ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना है तो आपसे आपकी 2 से अधिक संतानें नहीं होनी चाहिए, पहली कंडीशन। पंचायती राज में कोई भी व्यक्ति एक साथ 2 स्थानों पर चुनाव नहीं लड़ सकता। ऐसा नहीं है आपका क्षेत्र है ए, ठीक है, और आप बी के अंदर भी जाके खड़े होगे और सी के अंदर भी खड़े होगे, ऐसा नहीं होगा। आप ए के कैंडिडेट हो तो ए के अंदर ही खड़े हो सकते हो। पंचायती राज का चुनाव लड़ने के लिए उस व्यक्ति को उसे उस क्षेत्र का मतदाता या वोटर होना आवश्यक है, ठीक है, वोटर होना आवश्यक है। हम भी, यानी उस क्षेत्र के अंदर उसकी क्या होनी चाहिए? उस क्षेत्र के अंदर उसकी वोट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? उस क्षेत्र के अंदर उसकी वोट होनी चाहिए। जैसे ये एक क्षेत्र है, क्षेत्र का क्या नाम है? क्षेत्र का नाम आप कुछ भी लगा सकते हो। जैसे आप क्षेत्र का नाम लगा सकते हो ए क्षेत्र है, क्या किसी पर्टिकुलर जगह का नाम नहीं लेंगे, कोई गुस्सा कर जाएगा। ए क्षेत्र है तो अगर किसी व्यक्ति को ए क्षेत्र के अंदर सरपंची का चुनाव लड़ना है तो उसको इस क्षेत्र के अंदर उसका नाम मतदाता सूची के अंदर होना चाहिए। यानी इस क्षेत्र का को वो क्या होना चाहिए? वोटर होना चाहिए। ये बात कहाँ पे बोली गई है? 243 राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की आपकी क्लास। मेरे को पता है अभी बहुत से दिनों के बाद में आपके साथ मुलाकात होती है तो थोड़ी बहुत तबीयत सही नहीं चल रही है, इसीलिए क्लासें आपकी डिस्टर्ब हो रही हैं। अभी जैसे जैसे तबीयत के अंदर सुधार आएगा तो क्लासों के साथ कंटिन्यू भी हम जारी रखेंगे। वर्ल्ड की जो जियोग्राफी हमारी चल रही थी, अंतरिक्ष का अध्ययन हम कर रहे थे, उसको भी कंटिन्यू करेंगे। और इसके बाद में जो हमारी भारत की राज्य व्यवस्था है इसको भी कंटिन्यू करते रहेंगे। अभी इसका जो आगे का पार्ट बचा है उसको मैं कल आपको करवाऊंगा। ये क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताना। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।